मान लीजिए कि अगर पत्नी को वेलफेयर स्कीम के तहत घर मिला हुआ है, तो क्या इस आधार पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है? क्या पति कोर्ट में ये दलील दे सकता है कि पत्नी को वेलफेयर स्कीम के तहत घर मिला हुआ है, इसलिए वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है? तो क्या इस तरह का डिफेंस इस मुकदमे में लिया जा सकता है? तो ठीक इसी तरह का मामला एक पहुंचता है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है कोर्ट ने। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप लोग नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आती रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, इस केस में होता ये है कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो वाइफ के द्वारा यानी पत्नी द्वारा जो आरोप लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि उसके साथ डाउरी को लेकर के यानी दहेज को लेकर के फिजिकली और मेंटली हैरास किया गया है, जिसकी वजह से उसे अपना ससुराल का घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद होता यह है कि पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि 5,000 रुपए पर मंथ ये आदेश दिया जाता है पति को कि वो अपनी पत्नी को 5,000 रुपए हर महीने देगा। जब ये आदेश आता है तो इस आदेश के अगेंस्ट में पति क्या करता है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। तो इस केस का जो टाइटल है, जो केस की डिटेल्स है, वो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड की तरफ से वकील होते हैं वो हस्बैंड की तरफ से आर्गुमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि जो पति है वो अनपढ़ है और एक ड्राइवर के तौर पे वो काम करता है और वो ड्राइवरी करके 5,000 रुपए प्रतिमाह कमाता है, लेकिन वो इस समय बेरोजगार है। तो जो पहले 5,000 रुपए कमाता था वो भी नहीं कमाता है और उसके लिए इसी वजह से 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है। और पत्नी के लिए कहा गया कि पत्नी सिलाई कढ़ाई करके कमाती है और उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान भी मिला हुआ है। साथ ही साथ कहा कि उसने कभी भी पत्नी की उपेक्षा नहीं की और जो मैटर है उसमें समझौता करने की कोशिश की। ये कहते हुए तो फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रार्थना की। पत्नी ने जो फैमिली कोर्ट में दलीलें दी थी, ठीक वही दलीलें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी दी और वो ये कहती है कि वो साधन संपन्न है और वो साधन संपन्न होने के बावजूद भी मेंटेनेंस देने से मना कर रहा है। साथ ही साथ ये बात कही कि फैमिली कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स और सबूत को देख करके ही दिया है, इसलिए इस ऑर्डर में किसी तरह की इंटरफेरेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेंच ने दोनों पक्षों की बातों को सुना। इसके बाद ये कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का यह एक उपाय है, जिसका मकसद जो है वो ये है कि महिलाओं को उपेक्षा और परित्याग से बचाना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक मामला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चतुर्भुज बनाम सीताबाई, जो कि 2007 में आया था, उस मामले का भी हवाला दिया, जिसमें ये बात कही गई थी कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होने का मतलब ये नहीं है कि गुजारा भत्ता मांगने से पहले जो पत्नी है वो पूरी तरह से बेसहारा हो। कहने मतलब अगर कोई महिला मेंटेनेंस मांग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना पूरी तरह से भरण पोषण करने में असमर्थ हो। तो कहने मतलब पूरी तरह से बेसहारा होने का मतलब जरूरी नहीं है। साथ ही साथ एक और जजमेंट का हवाला दिया जो कि था भुवन मोहन सिंह बनाम मीना, जो कि 2014 का मामला था। इस केस में ये कहा गया था कि गुजारा भत्ता की कार्यवाही का मकसद यह पक्का करना है कि जो पत्नी है वो सम्मान के साथ जी सके और आर्थिक तंगी में ना रहे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने पत्नी की कथित आय कल्याणकारी लाभों के बारे में पति की दलील को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ दावों और बयानों को, जिनके समर्थन में कोई सबूत ठोस है ही नहीं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का तो सबूत नहीं माना जा सकता है। कहने मतलब पति द्वारा सिर्फ ये कहना कि पत्नी सिलाई कढ़ाई का काम करती है, वो अच्छा खासा कमाती है, तो कहने मात्र पर यकीन नहीं किया जाएगा जब तक कि ठोस सबूत ना हो। और जो पति ने सरकारी आवास की बात कही थी, उस विषय पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही कि इसी तरह की
कल्याणकारी योजना के तहत रिहायशी घर मिलने को आजीविका का साधन नहीं माना जा सकता है, जिसके आधार पर पत्नी को गुजारा भत्ता बांधने से रोका जा सके। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पति द्वारा जो बेरोजगारी की दलील दी गई थी उसे खारिज कर दिया। और इससे पहले और भी जजमेंट आए हैं जिसमें ये बात कही गई है कि बेरोजगारी की अगर पति दलील देता है तो ये दलीलें नहीं चलेंगी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष का हवाला दिया कि जो पति है ये एक कुशल ड्राइवर है और वो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति है जो कि कमाने में समर्थ है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो पुनरीक्षण अदालत होती है वो अपीलेंट कोर्ट तरह काम नहीं करती है। कहने मतलब जो रिविजनल कोर्ट होती है वो अपीलेंट कोर्ट तरह काम नहीं करती है, क्योंकि वह सिर्फ इसलिए सबूतों का दोबारा मूल्यांकन करे क्योंकि मामले में कोई दूसरा नजरिया संभव भी हो सकता है। कहने मतलब कोर्ट ने कहा कि दोबारा साक्ष्यों में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि ये जो ऑर्डर हुआ है ये लीगल है या इलीगल है। तो ये कहते हुए बेंच ने जो पति के द्वारा रिवीजन डाला गया था उसे खारिज कर दिया और ये बात कही कि हस्तक्षेप तभी जरूरी है जब निष्कर्षों में स्पष्ट और कानूनीपन, मनमानापन या ऐसी बड़ी अनियमितता हो। कहने मतलब कोर्ट ने ये साफ कहा कि इस ऑर्डर में हम तभी रीजन में हस्तक्षेप कर सकते हैं जब निष्कर्षों में स्पष्ट और गैर कानूनी मनमानापन हो जिससे कि न्याय में बाधा आती हो, लेकिन मौजूदा मामले में ऐसी कोई अनियमितता नहीं दिख रही है। साथ ही साथ ये कहा कि पति सिर्फ यह कह करके पत्नी का भरण पोषण करने से मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी ये कानूनी जिम्मेदारी है और वो कानूनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है ये बहाना बना करके कि वो बेरोजगार है। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस से संबंधित। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।